सिवनी मालवा तहसील के 69 निजी स्कूल 15 तथा 16 जुलाई को बंद हैं। ये निर्णय सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल सोपास संगठन ने लिया है। सोपास के प्रदेश महासचिव प्रवीण पाणेकर ने बताया कि नर्मदापुरम जिले की समस्त संचालक शासन की स्पष्ट नीति से नाराज हैं, जिसके चलते पूरे जिले में निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसलिए आज 15 तथा कल 16 जुलाई को स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की गलतियों के चलते सभी निजी स्कूल संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय चाइल्ड केयर स्कूल में सभी स्कूल संचालकों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्कूल संचालकों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही इन समस्याओं से विधायक सहित जन प्रतिनिधियों को अवगत कराने की चर्चा की गई। स्कूल संचालक शरद शास्त्री ने बताया कि अभी 2 दिनों के लिए स्कूल बंद रखे जा रहे हैं तथा आज बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। वर्तमान सत्र में फीस रेगुलेटिंग एक्ट के कारण सभी को परेशानियां हो रही है, जिनके बारे में 20 मई से अभी तक बार-बार शासन को अवगत कराने के साथ साथ प्रशासन को भी पोर्टल की त्रुटि एवं कोविड के शासन के आदेशों के कारण फीस संबंधी आदेश में आई अस्पष्टता के कारण हुई गलतियों को सुधारने के क्रम में कोई कार्य नहीं हो पाया है। विद्यालय संचालक प्रवेश के समय से लगातार परेशान हैं। सभी ने एक मत से निर्णय लेकर शासन से फीस रेगुलेटिंग एक्ट, आईटी फीस प्रतिपूर्ति, प्रवेश में उम्र की सीमा में भेदभाव, पाठ्य पुस्तकों के बारे में सत्र और बोर्ड अनुसार पाठ्यक्रम के बाद भी विसंगति, इन सभी परेशानियों को मध्य प्रदेश शासन तक अवगत कराने के लिए विद्यालय संचालन बंद करने का निर्णय किया है, जिसको लेकर एक बैठक 10 जुलाई 2024 को हनुमान मंदिर धाम नर्मदापुरम में आयोजित की गई थी। संगठन द्वारा किन विषयों को लेकर हड़ताल की जा रही है? देखिए, मुख्य विषय अभी आया है फीस रेगुलेटिंग एक्ट। ये 2020 में नियम आया, चूँकि कोविड काल में ये नियम आया था। उस समय एक पोर्टल बना था और वो पोर्टल में हम लोगों से फीस जो है, हम जितनी फीस लेते हैं उस फीस को भरवाया गया था, लेकिन अचानक ही वो पोर्टल में को जो है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद ये पोर्टल फिर बना है 2024 में। तो जब से ये पोर्टल बना है, हमारे द्वारा एक ही मांग थी कि पोर्टल में बहुत सारी विसंगतियां हैं, क्योंकि एक फीस होती है हमारी जो मैंडेटरी होती है, जो हर बच्चे के लिए अनिवार्य होती है, और एक फीस होती है ऑप्शनल। जैसे ऑप्शनल फीस में हमारी आती है कि जब हम कोई प्रथम प्रवेशित बच्चा होता है उससे प्रवेश शुल्क रहते हैं। दूसरा, जो बच्चे हमारे यहाँ गाड़ियों से आते हैं उनको वाहन शुल्क हमें लिया जाता है। बाकी हमारी जो मैंडेटरी फीस होती है वो होती है शिक्षण शुल्क, एग्जाम फीस या स्पोर्ट्स फीस। ये हमारी जो फीस हैं ये हमारे हर बच्चे से होती है। इस पोर्टल में एक सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि ये सारे बच्चों की प्रवेश शुल्क जोड़ रहा था, सारे बच्चों से वाहन शुल्क जोड़ रहा था। उससे कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसी प्रकार शासन ने कहा था कि कोविड काल में आप जो है सिर्फ शिक्षण शुल्क ले सकते हैं। हम सभी संस्थाओं ने इसका पालन किया और मात्र शिक्षण शुल्क लिया। अब चूंकि पोर्टल 2024 में बना है और 2020 से वो फीस मांग रहा है, तो 2020-21 में जो शुल्क नहीं लिया था, कुछ स्कूल संचालकों ने उसे नहीं डाला, और जब 21-22 में सामान्य स्थिति बनी तो उन्होंने उसको डाला। जैसे परिवहन, गाड़ी नहीं चल रही थी कोविड के काल में, तो परिवहन का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया, लेकिन जब परिवहन शुल्क जब चला तो वो डाला गया, और वो जब डाला गया तो वो कई जगह जाकर ये है कि कहीं जगह 15% हो गया, कहीं जगह 100% हो गया, कहीं जगह 300% तक हुआ। और ये जो टेक्निकल समस्या थी, हम प्रारंभिक दिनों से ही ये सारे अधिकारियों को बता रहे थे कि इस पोर्टल में सुधार की सतत आवश्यकता है। हम बिल्कुल शासन की इस मंशा से साथ थे कि निश्चित तौर पे ये जो है हमारी फीस को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसको एक स्थिति में संयमित किया जा रहा है। और हमारी माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई, माननीय शिक्षा मंत्री ने सजग कहा
कि ये बताइए कि कुछ स्कूल जो है वो नर्सरी की फीस 50,000 तक लेते हैं। तब हमने बताया कि पूरे होशंगाबाद जिले में कोई भी स्कूल नहीं है, एमपी बोर्ड स्कूल जो है वो 0 से लेकर 25,000 तक की फीस लेते हैं, और सीबीएसई के स्कूल जो है वो 0 से 40,000 तक। तो उन्होंने कहा इस तरीके के जो छोटे स्कूल हैं इसमें ये प्रावधान हमारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ उन स्कूलों को देखना है जो नर्सरी में 50,000 लेते हैं, तो पढ़ाते क्या होंगे। इस तरीके की बातें हमारे सामने आई थी, लेकिन चूंकि जो उसकी व्याख्या की जा रही है उस नियम की, वो व्याख्या में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और हम यही कह रहे हैं कि जिन लोग हमारे स्कूल संचालकों से गलती से तकनीकी खामियों के कारण अगर कोई फीस चढ़ गई, एक तो इसमें एडिट ऑप्शन नहीं है कि अगर आप एक बार कोई फीस जमा डाल देते हैं तो इसको सुधार नहीं सकते आप। इस तरीके से हमारे सिवनी मालवा में लगभग 9 स्कूल से जिनकी फीस 10% से ऊपर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, जबकि ये तकनीकी खराबी है, किसी भी स्कूल ने 10% से अधिक फीस की वृद्धि नहीं करी गई। और इसीलिए हमारा जो है ये हम लोगों ने 2 दिनों के लिए स्कूल जो हैं अभी बंद रखे हैं। हम शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस पोर्टल को तकनीकी जो है सुधार है वो कर 2024 अगले सत्र से इसको नियमित तौर से जो है शासन लागू करे। और विसंगति है कि हमारे ही जिले में क्यों ये बंद हुआ, इसका प्रमुख कारण है कि हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो हैं वो रोज प्रपत्र आ रहे हैं, रोज एक नए प्रपत्र आ रहे हैं, नए सर्कुलर आ रहे हैं, जिसमें लोग जब जानकारी भरकर दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हो ही जा रही हैं। वो त्रुटियां होके जब 2 प्रपत्र 3 प्रपत्र होंगे तो उसमें कोई त्रुटि निकाल कर, अभी हमारे पास कुछ ऐसे 23 लिस्ट निकाली थी, उसमें हमारे लगभग 2 से 3 विद्यालय सिवनी मालवा के जिन्हें 4 बार जा चुके हैं वो प्रपत्र देकर, और 4 बार जाने के बाद भी जो समस्या बताई जा रही है उसको सॉल्व ना करके हुए अगले दिन एक नया प्रपत्र आ जाता है और फिर वो प्रपत्र जमा करने उन्हें जाना पड़ता है। तो जो शिक्षण शुरू हुआ था, ये दिन होते हैं जिसमें हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, शासन के नियमों को पालन करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आई हैं इस दौरान। बैग पॉलिसी आई है, फीस रेगुलेटिंग एक्ट आया है, आरटीओ से संबंधित नियम आए हैं, इन सबको हमें व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। और दूसरा हमारी आरटी की फीस प्रतिपूर्ति राशि जो कि अभी भी 22-23 से लंबित है, जबकि ये 24-25 का सत्र स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी समस्याओं के कारण जो है वो सांकेतिक तौर से 2 दिनों का बंद हमने जिला समिति ने आह्वान किया था, और उसी तारतम्य में सिवनी मालवा तहसील भी आज जो है वो 2 दिनों के लिए बंद है। अगर 2 दिनों में आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रूपरेखा किस प्रकार की रहेगी? ये विषय जो है वो जिला समिति का है एक्चुअली, और जिला समिति के बाद राज्य समिति का है कि हमारी जो टीम है, जिला टीम और राज्य टीम, वो इस पर निर्णय लेगी कि अगर 2 दिनों के अंदर हमें कुछ रिलीफ नहीं मिलता है तो आगे की रूपरेखा क्या होगी वह हमें निर्देशित करेगी। ये जो विसंगति आई है, इसे क्या शासन की लापरवाही माना जाए? निश्चित तौर पे जो पोर्टल्स बने हैं, पोर्टल की विसंगतियां हैं ये, और पोर्टल की विसंगतियों को दूर करना अति आवश्यक है। हम लोग जो है इस विसंगति के कारण हमें कई नाम से पुकारा जाने लगा है, जैसे शिक्षा माफिया के नाम से हमें कहा गया है, जबकि हमारा काम यही है, हम 25 से 30 जो संचालक आपके पास करें, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो शिक्षा में दिया है, और हम चाहते हैं कि हम शासन के साथ मिलकर, मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करें, जिस तरीके से जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिए उसका हम पूर्ण पालन करें, और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करके भारत देश में जो है उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। लेकिन इन विसंगतियों के कारण हमें जो है वो इस तरीके की लड़ाइयों को लड़ना पड़ रहा है, और जो वास्तविक हमारा मूल कार्य है पढ़ाई का, हम वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बहुत व्यवधान आ रहा है। स्कूल संचालक जिनके स्कूलों में वाहन चल रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम फीस में, नो प्रॉफिट नो लॉस में बच्चों को गांव-गांव से लाकर और मैक्सिमम बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था जमा रहा है। आज जब सिवनी मालवा से बनापुरा का ऑटो का किराया मेरे ख्याल से 20 रुपये हो गया है, जाने का 20 रुपये आने का हो गया है, तो अगर अपन उसको 40 रुपये माने और 25 दिन में अगर अपन स्कूल लगाएं तो 1000 रुपये अगर अपन पर मंथ माने उसको, सिवनी मालवा में सारे स्कूल वाले मैक्सिमम 350 से 400 रुपये में बच्चों को लेके आते हैं। लेकिन आरटीओ में हमें इतना पैसा देना पड़ता है, हमारा परमिट
का प्रावधान है कि 3 महीने से लेकर 5 साल तक का परमिट बनना चाहिए, लेकिन कई बार निवेदन करने के बाद भी ये हमें 3 महीने से ज़्यादा का परमिट बना के नहीं देते और हमें साल में 4 बार परमिट के लिए जाना पड़ता है। परमिट के शुल्क के अलावा जो आरटीओ का ऊपर का खर्चा है वो खर्चा भी हमें देना पड़ता है। जहाँ तक फिटनेस का मामला है, अभी परमिट का मामला, अभी पेपर में छपा कि टैगोर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बस बिना परमिट के चलती पाई गई, जबकि रीज़न ये है कि हम उसका शुल्क जमा कर चुके थे। क्योंकि मैडम छुट्टी पर थी और मैडम का कोई एक अंगूठा लगता है और उसके बाद परमिट इशू होते हैं, क्योंकि मैडम की छुट्टी होने के कारण परमिट इशू नहीं हुए और स्कूल चालू हो गए थे, तो स्कूल में बच्चों को लाना ले जाने का काम तो चालू था। तो मैडम की लापरवाही के कारण, मैडम की अनुपस्थिति के कारण वो परमिट हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाए और मैडम ने उसके बाद भी हम पर 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया। तो गाड़ियों में पैनिक बटन, जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर के लिए सरकार ने 13 कंपनियों को अनुबंधित किया है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही दुकान खोल के, आरटीओ कार्यालय में सिर्फ एक ही दुकान खुली हुई है और जहां जो काम हमारा 3,000 से 3,500 रुपये में होना चाहिए वही काम हमारा 15,000 रुपये तक में होता है और हमको इसके कारण बहुत भारी भरकम फीस आरटीओ को रिश्वत के रूप में देना पड़ती है। तो आप आरटीओ से ही बात करिए कि आप इनको रीजनेबल रेट में सब काम करके दें ताकि ये शिक्षा को और प्रचार प्रसार अच्छे से कर सके। आपके द्वारा किसी तरह लिखित में कोई आवेदन या ज्ञापन दिया गया है संबंधित अधिकारियों को? अब क्या, अभी तक तो क्या था कि अब ये मान के चल रहा था कि अब चूंकि तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से बैर नहीं करें, लेकिन अब जब समस्याएं जब सिर से ऊपर होने जा रही हैं तब लिखित में भी आवेदन करेंगे। और ये जो आंदोलन है, आंदोलन का एक पार्ट आरटीओ भी है, आंदोलन का एक पार्ट आरटीओ है कि हम उसकी भी समस्या से ग्रसित है। आपने आरटीओ अधिकारी पर रिश्वत का आरोप लगाया है, तो इस तरह आपने अभी, क्योंकि आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन जो आरटीओ में दलाल बैठे हुए हैं और आप देख लीजिए हर फिटनेस के पीछे, हर बीमे के पीछे, हर लाइसेंस के पीछे, चाहे वो स्कूल का हो चाहे जनरल लाइसेंस हो, सबके पीछे हर दलाल का नाम लिखा रहता है कि ये फलाना ठिकाना। वो दलाल के माध्यम से ही पैसे लेते हैं और जो काम 300 रुपये में होना चाहिए वो काम वो 3,000 में करते हैं। मैं आपके माध्यम से आरटीओ कार्यालय पर रिश्वत लेने का आरोप लगाता हूं, लेकिन वो दलालों के माध्यम से लगाता हूं कि आखिर इतने दलालों का आरटीओ में क्या काम है। आपके द्वारा अब तक कितनी रिश्वत दी गई है दलालों के माध्यम से? हम तो हर बार ही देते हैं, बिना दलाल के कोई काम ही नहीं होता। आप तो जनरल लोगों से पूछ लीजिए ना कि आपका लाइसेंस, आपके फिटनेस, आपके परमिट, सामान्य गाड़ी वाले से पूछ लीजिए आप कि बिना सीधे जाके क्या कहते हैं आरटीओ कार्यालय में बनी है क्या, कि आप दलाल के माध्यम से गए तब बनी है? बिना दलाल के माध्यम के आपका लाइसेंस बन ही नहीं सकता। तो 50 बार जाओगे, 50 बार आपको रिजेक्ट कर देंगे। दलाल के माध्यम से एक बार में ही आपका लाइसेंस बन जाएगा।